नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको सुनाते हैं वो दास्तान, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको सुनाते हैं वो कहानी जो आपके भविष्य के लिए मददगार साबित हो सकती है। हम में से बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम कामयाब कैसे हों। कहा जाता है कि खुदा ने हीरा तो सबको बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो आज के जो हमारे खास मेहमान रहने वाले हैं वो भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम है परिमल कुमार और वो है आईसीएस के फाउंडर। नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है कहानी कामयाबी की, जान लेते हैं आपकी कामयाबी की कहानी क्या है। जी, कामयाबी की कहानी मेरी जो है सभी लोग जानते ही हैं। मेरे पिताजी एक किसान थे और छोटे ही किसान थे। ट्रैक्टर नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, दूसरे के भरोसे पर पानी था, दूसरे के भरोसे पर ही उसकी जुताई होती थी। और हम लोग पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद जो है मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कि खेती को छोड़ करके कुछ करना है, खेती को छोड़ करके कुछ करना है। बचपन से ही जो है खूब मेहनत की और बीच में जो है 10वीं क्लास के आसपास थोड़ा सा रास्ता भटक भी गए थे, लेकिन वापस से जो घर वालों ने ट्रैक पर लाया, मेहनत की और मेहनत करके आज आपके सामने है। कई लाख बच्चों को सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा घर पे जो लोग युवा तैयारी करते हैं या फिर इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो तैयारी के नाम पर लाखों पैसे भी ऐंठ लेते हैं लेकिन सरकारी जॉब की गारंटी नहीं देते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपसे आपके पेन के बारे में। हमारे पास पेन मौजूद है और ये पेन आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जिसमें लिखा है सरकारी नौकरी। सर, इस पेन के पीछे का राज जानना चाहेंगे। इस पेन के पीछे आपका क्या आइडिया था और क्यों ये जो पेन है आजकल के युवाओं के लिए बेहद खास बनता जा रहा है। जैसे ये पेन जो है आईसीएस सरकारी नौकरी इस पर लिखा हुआ है, तो आईसीएस सरकारी नौकरी कहानी ये थी कि जैसे बहुत लोग डरते थे और बहुत लोग ये बोलते थे कि पढ़ के नौकरी थोड़ी मिलती है। जब मैं अपनी तैयारी करने गया तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और जब हमने सेंटर खोला लोग पढ़ने आते थे तब भी लोग मजाक उड़ाते थे कि पढ़ के नौकरी थोड़ी मिलती है। नौकरियां तो मिलती है पर्ची और खर्ची से, नौकरियां तो मिलती हैं नेताओं के चक्कर काटने से, अफसरों के चक्कर काटने से, उनकी चापलूसी जी हजूरी करने से। लेकिन इस बात को हमने गलत साबित करके दिखाया। मैंने अच्छी तैयारी की, मेरे 100 से ज्यादा तो फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, और 200-250 फाइनल सिलेक्शन है। गवर्नमेंट जॉब जैसे कौन नहीं चाहता कि सरकारी बाबू बने, और मैं भी चाहता था। लेकिन घर की स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि सरकारी बाबू ना बन करके मुझे लगा कि लोगों को सरकारी बाबू बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अपनी नौकरी तो कोई भी लग सकता है, दूसरों को दिलवाएं तब बात है। और आज मैं उस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा आपके सामने जो है रिजल्ट है, सफल हूं। जी मैम। और ये बात आपने बहुत सही कही और साथ ही मुझे लगता है कि समाज को बदलने की दिशा में एक बहुत ही सही फैसला ये आपका था, क्योंकि हमने भी ये सुना था कि चापलूसी को लोग बहुत बड़ा मानते थे और ये माना भी जाता था, एक समय था कि अगर आप चापलूसी करेंगे किसी बड़े आदमी की, किसी नेता की, तो आपकी सरकारी जॉब पक्का है। लेकिन सरकारी जॉब पाने के लिए आपको उस तरह का होना भी चाहिए। ये बात आप जैसे लोग समाज को सिखाते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई के अलावा समझदारी भी कितनी जरूरी है। सर, एक चीज कही जाती है कि कहते हैं कि ठोकर लगकर चीजें टूट जाती हैं, लेकिन ठोकर लगने के बाद इंसान कामयाब भी होते हैं। तो कोई ऐसी ठोकर भी आपकी जिंदगी में आई जिसने आपको कामयाब बनाया? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी जो है ठोकर होती है। जैसे मैम हम लोग जो है 8वीं क्लास तक मैं गुड सेक्शन में था। मुझे आज तक नहीं पता मुझे गुड सेक्शन से सबसे रद्दी सेक्शन में क्यों डाल दिया। अब हम लोग जो पढ़ते थे तो जो हमें सब कुछ आता था, वहां पर जो है लोगों को जमा सिखाई जा रही थी। 8th क्लास की बात हो रही है, तो वहां से ट्रैक गलत पकड़ा हम लोगों ने और 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास और लगभग 11वीं और 12वीं आप कहिए कि हम जो है पिक्चरें ही देखते रह गए। और जो पढ़ाई का जो दौर है, मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स को बताता हूं कि कोई भी बच्चा जो है गलत ट्रैक पकड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 12वीं क्लास में हम फेल हुए। मेरे पापा ने फिर भी जो है हमें संभाला और कहा कोई बात नहीं, मैं तो 4थी क्लास में फेल हो गया था, तुम जो 12वीं तक तो ले गए बात। और फिर हमने अच्छे से फिर पढ़ाई की दोबारा से और एक सही ट्रैक पकड़ा। और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद फिर हम लोगों ने कि नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, नौकरी की तैयारी करने गए। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो 12वीं क्लास में हम लोग फेल हुए और वापस से बैठ करके सोचने का मौका मिला कि ऐसे पिक्चर देखते रहेंगे, कुछ और ये सब करते रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ हम लोगों ने जो है ताश खेलना शुरू कर दिया। गाँव में होते थे तो हुक्का पार्टी, ताश खेलना, ये सब चीज़ें।
तो उन लोगों ने बताया कि जो है जैसे दो स्टोरीज वहां पर अक्सर चलती थी। एक वे जो सक्सेसफुल आदमी थे, कुछ लोग जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, कुछ लोग जो है विदेश चले गए, तो एक सक्सेस लोगों की स्टोरी थी और दूसरी थी अनसक्सेस लोगों की स्टोरी। तो वहां से मैंने आइडिया लगाया कि मैं जो इस रास्ते पर चल रहा हूं मैं तो इन जैसा बनने वाला हूं और फिर यहीं पर ताश खेला करूंगा, यहीं पर हुक्का पिया करूंगा। तो मैंने उसी दिन से वहां जाना छोड़ और जो वो सक्सेसफुल लोग थे, जो वो काम करते थे, मैंने वहां से करना शुरू किया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 12वीं में फेल होना मेरे लिए एक ठोकर के समान था और उसने मेरी लाइफ को और मेरे साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया। तो यहाँ पर मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी जो इस समय हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि अगर आपको ठोकर लगती है तो आप अपना आत्मविश्वास ना तोड़ें। जैसा कि परिमल साहब ने किया, उन्हें ठोकर लगी, रास्ता बदला और आज वो एक कामयाब इंसान बने। तो आपको भी मेरे हिसाब से यही रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। कामयाबी के इस रास्ते के पीछे, कामयाबी के सफर के पीछे, जैसा कि आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, एक मेहनतकश किसान थे और उसके बाद आजकल के जो अभिभावक हैं उनमें बहुत कमी देखने को मिलता है कि आप वहां पर जब फेल भी हुए तो उन्होंने आपको दिलासा दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आजकल के समाज में ये जो कमी है, क्या ये भी आपको लगता है कि समाज के जो युवा हैं उन्हें कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर धकेल रही है? जी मैम, जो है जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग 5वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। गांव में 5 बच्चों का स्कॉलरशिप आया था, वजीफा मिला था। उसके बाद जैसे वो माहौल थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा था तो फिर मैं शहर के स्कूल में आ गया, हिंदू स्कूल में पढ़ा मैं। उस टाइम पर हिंदू स्कूल यहाँ पर सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, तो अच्छी पढ़ाई थी, सारा सब कुछ सही था। और वे लोग जो गाँव में रह गए वो गाँव में रह गए। हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग जो है थोड़े से आज जो है कामयाब की श्रेणी में है। उसके बाद फिर जो कॉलेज में चले गए, ग्रेजुएशन किया, फिर जो है जॉब के रास्ते पर हम लोग चले। तो एक जो ये रास्ता जो है ना संभलने का रास्ता था। जैसे बहुत लोग जो है क्या होता है कि इस प्रकार से रास्ता पकड़ते हैं फिर वापस संभलते नहीं हैं। हम लोग जो है ये एनालाइज करते थे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ताश खेलने लग गए, हुक्का पीने लग गए, मतलब ट्रैक वो पकड़ लिया जो कि जो है अनसक्सेसफुल लोगों का होता है। लेकिन बाकी लोग पता नहीं एनालाइज नहीं करते या क्या नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हमारे पास यहाँ भी आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं था, जॉब लगनी नहीं थी, तो यहाँ पैसे क्यों दिए तुमने? जैसे ये तो जो है कुछ है ही नहीं भाई, जो है कहीं स्कूल में पढ़ेंगे 12वीं मिलेगी, ITI करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो वहां से जो कुछ डिग्री मिलेगी, लेकिन यहाँ करके क्या मिलता? कुछ भी नहीं। तो जो बच्चे, ऐसे बहुत बच्चे हैं और जो सोचते ही नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होने वाला है, और इसी कारण से वे लोग जो है गलत रास्ता पकड़ते हैं। हम बच्चों को अक्सर बोलते हैं कि जो तुम यहाँ बैठे हो ना, जो तुम्हें दिख रहा है कि तुम खाली बैठे हो, खाली नहीं बैठे। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हारे माँ बाप के सपनों को पूरा करने की। तुम्हारे ऊपर जो है जिम्मेदारी है इन कंधों पर से जो तुम्हारे माँ बाप ने सपने देखे तुम्हारे लिए, उनको पूरा करके और अपने बोझ दूर करने की। और सिर्फ इतनी बात नहीं होती है, कोई आदमी अपनी पर्सनल जिंदगी बनाता और बिगाड़ता नहीं है। एक लड़की अच्छे से पढ़ती है, तैयारी करती है, तो पूरे गांव की लड़कियों का रास्ता खुलता है। और एक लड़की शहर में मौका मिलता है, उसको गलत रास्ता पकड़ती है तो सभी लड़कियों का रास्ता खराब करती है। ये काम सेम लड़कों के साथ भी है, सिर्फ लड़की की बात नहीं है। एक लड़का गलत रास्ता पकड़ता है तो सबका रास्ता ही तो बंद करता है फिर, और अगर वो कामयाब होता है तो सबका। और जो ये दंगल जो सिस्टर्स थी, उनके कारण पूरे हरियाणा का माहौल कितना बदला है पिछले 10 साल में। आप देख लीजिए कहां पर ये कहानी है कि लड़के और लड़की में अब गैप करना है। हमारे पास जितनी भी ब्रांचेज हैं, हर जगह पर लगभग उतनी ही लड़कियां और उतने ही लड़के हैं। तो एक एक जो है माइल स्टोन होता है जिसके कारण चीजें बदलती हैं, लोगों के देखने का, सोचने का तरीका बदलता है। और दंगल ब्रदर्स की, उसके ऊपर अगर ये दंगल मूवी ना बनाते तो फिर इस प्रकार से हो सकता है चेंज ना होता। एक मूवी ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। अब गांव गांव से लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, तैयारी करने आती हैं, और मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अब हम अपने बच्चों की शादी तब करेंगे जब वे कामयाब हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी सोच इस समय समाज की, ये कहना गलत नहीं होगा उन लोगों के लिए भी जो अभी युवा पीढ़ी है। सर, गांव की पगडंडियों से आप गुजरे होंगे और उसके बाद शहर की इस भीड़ भाड़ में भी आए होंगे, तो क्या आप कभी मिस करते हैं गांव की वो पगडंडियां, गांव का वो माहौल? मैं हर रोज जो ना गाँव में वॉक करने के लिए अक्सर चला जाता हूँ। मेरा गाँव बहुत नजदीक है, और जैसे छुट्टी वाले दिनों में, बाकी चीज़ों में जो है हम लोग जो हमारे वे शौक हुआ करते थे वो हम पूरा करते हैं। जैसे आज भी जो है सुबह हम कहीं जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, तो जाते टाइम बात हो रही थी। मैंने कहा जब हम छोटे छोटे थे तो हम सपने देखते थे कि कब हम बड़े होंगे और अपने आप ट्रैक्टर चला के लेके जाएंगे। जैसे अक्सर ट्रैक्टर चलाते थे तो साथ में बड़ा आदमी बैठता था, तो कब हम जो है इंडिपेंडेंटली ट्रैक्टर चला के लेके जाएंगे। तो हर एक बच्चे के मन में होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो कैसा दिखूंगा और कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों के सामने सपने नहीं थे कि हम लोग बड़ी गाड़ियां लेंगे, हम लोगों के सामने सपने नहीं थे कि हमारे शहर में मकान होंगे, हमारे सामने नहीं था कि हमारी इस प्रकार से कोचिंग सेंटर होगा या ब्रांचेज होंगे या कुछ ऐसा होगा।
हर एक आदमी जैसे अपने फ्रेम में सोचता, फ्रेम, और ये फ्रेम हमारा कितना था कि एक गांव का बच्चा क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक कांस्टेबल लग जाएगा या डीटीसी में रोडवेज में जो है कंडक्टर लग जाएगा, उससे ज्यादा सोच ही नहीं होती थी, फौज में जाकर के लग जाएंगे। तो ये कहानी थी बस हमारे सामने कि एक नौकरी लग जाए। लेकिन जब हमने पढ़ाई की, तैयारी की और फिर ग्रेजुएशन किया, फिर हम दिल्ली में पढ़ने गए, तो वहां पर फिर हमारे सोचने का दायरा बढ़ा। पहली बार पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल में, पहली बार में इंस्पेक्टर लगा था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगा कि पढ़ाने में ज्यादा मजा है, पढ़ा करके मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूं। आज अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना होता, मैं चाहे जो है एक आधी प्रमोशन भी हो गई होती, लेकिन कौन जानता मुझे। आज जो मैंने वो छोड़ा और आज मैं यहां बैठ करके बातें कर रहा हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी खुशी जता रहे हैं इस पर कि आपको आज इस मुकाम पर पहुंचकर एक संतुष्टि भी मिली है और ये एक कामयाब इंसान की पहचान भी है कि अगर आप शहरों में जो तमाम चीज़ें उन्हें देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उस सोच को भी कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, बावजूद उसके आप गांव में जाते हैं, गांव की मिट्टी को स्पर्श करते हैं और गांव की यादों को भी अपनी यादों में ज़िंदा रखते हैं। तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। कहा भी जाता है कि जो जितना कामयाब इंसान होता है वो उतना ही ज़मीन से जुड़ा होता है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब आपके घर की ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि अभी आपने ब्रेक से पहले अपनी पत्नी का जिक्र किया था। अक्सर हमने देखा है कि पत्नी का जिक्र जब भी आए तो पति पत्नी की खट्टी मीठी लड़ाइयाँ, या फिर ये कह लीजिए कि जो मीम्स भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं कि अगर पति ने कुछ बोल दिया तो घर जाकर पत्नी की अगर पति ने कुछ कह दिया तो घर जाकर पति की खैर नहीं और पता नहीं खाने में क्या मिलेगा। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी ये सब होता है सक्सेसफुल होने के बाद, या घर पर भी आप उन्हें कोई अच्छा पाठ पढ़ाते हैं? देखिए, वो जो है जैसे मेरे से ज्यादा तो पाठ पढ़ाती हैं, वो होम मिनिस्टर वही हैं। होम मिनिस्टर के साथ वो जो है हिंदी की, साहित्य की, सोशल की, हिस्ट्री की टीचर है। मैं तो मैथ का आदमी हूँ, रूखा सूखा आदमी, हम लोगों को पाई आर स्क्वायर के अलावा आता ही क्या है। तो जैसे वो साहित्य, फिर जो है जो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वे ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ज़्यादा रंगीन जिंदगी जो है मैडम की है मेरी बजाय, और उतना ही काम मैं करता हूँ, उतना ही काम वो करती हैं। घर जा करके फिर जो है हम लोगों को जैसा भी मिलता है, खाना बना हुआ मिलता है, तो बनाने का एक दूसरे का वो नहीं होता है अक्सर जो है। और कभी छुट्टियाँ थी, अभी जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में चलिए जो है बहुत ज़्यादा पेंडेमिक था, पूरी दुनिया पीछे गई, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया। लेकिन जिन लोगों को उस प्रकार की त्रासदी नहीं मिली, जैसे हम लोग बहुत बिजी थे तो कभी कभी बीच में टाइम मिलता था, कभी मैंने डोसा बनाया, कभी मैंने इडली बना करके घर वालों को खिलाया। तो कभी कभी इस प्रकार से हम लोग जो है शेयर करके जो है ये चीज़ें करते हैं, और कभी जब मौका मिलता है तो हम खाना बना करके साथ में भी खाते हैं। तो आप जैसे कि आप बताते हैं कि मैथ के आप टीचर हैं रूखे सूखे से, तो आपकी डोसे में भी शायद वो एंगल दिखाई देते होंगे। नहीं, वो डोसा तो जो वो डोसा मेकर था वो गोल और काफी दिनों से रखा हुआ था। मैंने कहा डोसा मेकर पर डोसा क्यों नहीं बनाते, बोला इस पर बनता ही नहीं है। तो फिर मैंने वो बनाया उस पर, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया, मैंने उस पर लगाया ना स्टेटस पर, बोला तो अकेला अकेला खाता, मैंने कहा तुम भी आओ। तो फिर उनके लिए भी बना करके अगले दिन खिलाया, तो बहुत अच्छे बनते हैं वो। यानी कि आप आधुनिकता के साथ चलने वाले, और शायद इसीलिए आपको YouTube से वो गोल्डन बटन भी मिला है। और आप शायद एक ऐसे शख्स हैं, लॉकडाउन के पहले से ही आप जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, लेकिन ये गोल्डन बटन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जबकि YouTube पे हमने देखा है बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे आजकल जो क्राउड है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो चैनल है ज़्यादा चले। सोशल मीडिया जो पेजेस होते हैं उन पे अपने आप को वायरल करवाते हैं, बावजूद इसके आपको ये गोल्डन बटन मिला। इसकी कहानी भी आपसे समझना चाहेंगे। जो मेरी वाइफ हैं, जो अभी बात कर रहा था मैं, बबीता त्यागी, उनकी वीडियोज को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और कई कई मिलियंस में जो है उनके व्यू तुरंत पहुंच जाते हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर। बहुत अच्छा कंटेंट देती है, तो उनकी जो है मेहरबानी इसके ऊपर ज़्यादा है। मैथ्स की क्लास तो पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सोशल के अच्छे टीचर मिलते नहीं हैं। तो सोशल की एक बहुत अच्छी टीचर है, पूरे देश में उनकी वीडियो चलती हैं। अभी रिसेंट में भी एक जो है भारत और चीन के रिलेशंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो जो मिलियंस में है हर जगह पर, जहाँ आप देखो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह पर चली है, वो बहुत ज़्यादा जो है पसंद की गई वीडियो। तो इस प्रकार के कंटेंट मैडम जो है ज़्यादा देती हैं, तो उसके कारण जो है ज़्यादा श्रेय मैडम का है इसके अंदर। और जैसे अब तो जो है इससे आगे बढ़ के जो है नेक्स्ट बटन आने वाला है। तो बिल्कुल हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी है। अब जरा थोड़ी काम की बात कर लेते हैं और बात करते हैं आपके आईसीएस इंस्टीट्यूट की। आईसीएस इंस्टीट्यूट के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर मैं अननोन हूँ आईसीएस इंस्टीट्यूट को लेकर, तो मैंने देखा है कि हर जगह आपके होर्डिंग्स हैं, यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी वीडियो सामने आते हैं,
जो युवा हैं उनका समर्थन आपको मिलता है? अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने मैथ टीचर की बुराई करते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है, लोग आपको प्यार करते हैं। आईसीएस इंस्टीट्यूट बेसिकली क्या करता है ऐसा जादू कि लोग पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी भी पा लेते हैं, अच्छा गुरु भी पा लेते हैं? और आईसीएस के आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये तो बच्चों का प्यार है और बच्चों के प्यार के कारण ही ये सब पॉसिबल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको सही रास्ता दें, सही मार्गदर्शन दें। हमारी जो है 200-250 ब्रांचेज हैं, 200 और 250 के बीच में लगभग 10 राज्यों में हमारा विस्तार है और सरकारी नौकरी की हर जगह पर गारंटी होती है। जो स्टूडेंट हमारे बताए रास्ते पर पढ़ता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, कंटिन्यूअस लगा रहता है, तो उसकी 100% जॉब लग जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या ये बात है वो बात है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं, तैयारी करने वाले लोग कहाँ हैं, काबिल लोग कहाँ हैं? जनसंख्या होना अलग बात है और काबिल आदमी होना अलग बात है। अपनी काबिलियत को बढ़ा करके लोग नौकरी पा सकते हैं। हम बिल्कुल जीरो से चालू करके नौकरी की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ बहुत लोग नौकरी लग के आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि सर अगर आप हमें स्कूल में मिले होते तो बात कुछ अलग थी। अब जितने बच्चे आए सभी सर अगर आप स्कूल में मिले होते तो बात कुछ और होती। अब वो जो बार बार वो चुटकी काटने जैसा है कि स्कूल करो स्कूल करो स्कूल करो। हम स्कूल तो नहीं किया हमने, लेकिन जैसे हमारा ये इंस्टीट्यूशन है वैसे ही स्कूल के कोर्स की हमने ब्रांचेस बना दी और 200-250 ब्रांचेस अलग अलग गाँव में हैं। अब तक हमारा विस्तार था शहरों तक, अब हमारा विस्तार है गाँव तक। एक एक गांव में जाकर के इस प्रकार के जो है जैसे ट्यूशन सेंटर होते हैं उस प्रकार से स्टडी सेंटर खोले जाएंगे। आईसीएस के 200-250 खोले जा चुके हैं ऑलरेडी और उसके अंदर पहले साल में ही टॉप 10 में से 2 रैंक्स हमारे हैं। 5th रैंक हमारा स्टूडेंट है और 10th रैंक हमारा स्टूडेंट है। पहले साल में ये अचीवमेंट है। अब की बार जो है कोशिश करेंगे टॉप 10 में टॉप 5 तो हमारे हों। तो हम लोग जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो ये नौकरी लगवा करके हजारों बच्चे फर्स्ट रैंक ले चुके हैं, तो वैसे ही जो हम स्कूली लेवल पर पढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी फर्स्ट रैंक लेंगे और उसके अंदर भी बच्चे जो है सफल होंगे। 4th क्लास से पढ़ाई शुरू है 12वीं क्लास तक और 12वीं के बाद नौकरी की तैयारी की क्लासेस हमारे पास है और एक बच्चे को छोटा सा चालू करते हैं पढ़ना और वहां से नौकरी तक की गारंटी। हम लोग तो एक छोटी सी लाइन बोलते हैं कि जब हम साल भर में पढ़ा करके नौकरी लगवा देते हैं तो जो बच्चा 7-8 साल हमारे पास पढ़ेगा उसके अंदर हम क्या डाल देंगे। तो आगे आने वाले समय में साइंटिस्ट हमारे यहाँ से निकलेंगे, अच्छे टीचर्स निकलेंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस निकलेंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर निकलेंगे। हर फील्ड में आईसीएस वाले बच्चे जाएंगे। आज के टाइम पर जो हम नौकरी की तैयारी करवाते हैं, अक्सर हमारी तैयारी जो होती है वो 2nd ग्रेड की, 3rd ग्रेड की और 4th ग्रेड की है। जैसे जो है 1st क्लास होती है, 2nd क्लास, 3rd क्लास, तो 2nd, 3rd और 4th क्लास में ऐसा पूरे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में ऑफिस बताइए जहां पर आईसीएस के स्टूडेंट नहीं है। हर एक पुलिस थाने में, चौकी में, हर एक पुलिस लाइन में, हर एक सरकारी दफ्तर में आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं और आगे आने वाले समय में जो फील्ड का नाम आप लोगे 5-7 साल की कहानी है, हर जगह पर आपको आईसीएस की हाजिरी मिलेगी। हमारी कोशिश ये है कि एक बहुत बेहतर टीम बैलेंस तरीके से बच्चे को पढ़ाए, उसको पढ़ाई बोझ ना लगे, उसको पढ़ाई में मजा आए, उसको कहानियां चुटकुले सुना सुना करके पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे खुश रहते हुए जाकर के पढ़े। आप किसी दिन मेरे साथ चलिए, जब मैं यहाँ क्लास नहीं लेता हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं सर आपकी तो क्लास ही नहीं हुई। अब मैं छोटे बच्चों में वहां जाता हूँ ना तो वहां जाकर के सब पकड़ते हैं, सर आज हमारी क्लास ले लो, आज हमारी क्लास ले लो। 4th क्लास के बच्चे भी ऐसे ही पकड़ के खींचते और 12वीं क्लास के बच्चे भी ऐसे पकड़ के खींचते, ऐसे नौकरी के बच्चे भी पकड़ के खींचते। अभी आज मुझे जाना है तो लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर आपने 11 बजे का टाइम दिया था और आपने ये लेट टाइम कर दिया है। तो अब जो है जैसे ये शूट पूरा होता तो वैसे ही हम भागेंगे यहाँ से और 2 ब्रांचेस में आज विजिट करना था। तो बच्चे लगातार बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अब वो प्यार जब देते हैं जब आप उनको ईमानदारी के साथ गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, ईमानदारी के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। सरकार के पक्ष में भी जो है, सरकार के विपक्ष में भी हम खड़े होकर के दोनों बातें बोलते हैं। जो बात सही है उसको सही और जो बात गलत है तो गलत। इस कारण से बच्चों का ये प्यार हासिल है। यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पर भी। इसके अलावा सर आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए कहते हैं कि जो सरकार होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल वो अदा करती है, ख़ास तौर से समाज के एक आधारभूत ढांचे को निर्माण करने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए मैम, जो है ना, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। 10 साल पहले नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी। नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो गया। उसके अंदर क्या है, हम तो जो मजाक में बोलते हैं कि ना तो बच्चों को पढ़ाना, ना उनको फेल करना, ना उनको धमकाना पीटना, ना गलत रास्ते से रोकना, तो बच्चे सुधरेंगे कैसे? और हमारे पास जो बच्चे 12वीं पास करके आते हैं तो हम क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश का हाल ये है। नो डिटेंशन पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए। नंबर 2,
बोर्ड के पेपरों में सही तरीके से बिना नकल के जो है एग्जाम होने चाहिए। नकल ने देश का बेड़ा गर्क किया है। तीसरे नंबर पर जो सरकारी नौकरियां हैं उनका शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और प्रॉपर शेड्यूल के अनुसार सारी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों के सामने रहे कि अगर तुम पढ़ोगे तो इस टाइम तक फिर जॉब लग जाओगे। अब कई कई साल तक भर्तियां पेंडिंग रहती हैं, बोर्ड के पेपरों में नकल होती है, शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान सरकार का नहीं है, ठेके खुले रहे हैं, सरकारें जो है स्कूल बंद रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मेरी सरकार से उम्मीद ये है कि प्रॉपर तरीके से सरकार शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, रोजगार के ऊपर ध्यान दे, पेपर लीक ना हो और ईमानदारी से सिलेक्शन हो, तभी भारत का युवा पढ़ेगा, तभी भारत का युवा आगे बढ़ेगा। आपने ना सिर्फ युवाओं की नौकरी को लेकर, आपने समाज को भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। अक्सर देखा है कि ऐसे मुकाम पर पहुंचकर लोग प्रॉफिटेबल सोचने लग जाते हैं, लेकिन आप समाज को बदलने की अभी भी कोशिश करते हैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर लगना टीचर का काम है नहीं। अब टीचर ही डरेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। अगर चाणक्य डरा होता तो चंद्रगुप्त ना हुआ होता और इस अखंड भारत का निर्माण ना हुआ होता। वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने युवाओं को, छात्रों को एक सही डायरेक्शन दी और वो सही डायरेक्शन देने से देश समाज आगे बढ़ा। इसमें डरने की तो मुझे कुछ लगता नहीं है। एक दिन जीने का और एक दिन मरने का। जितने दिन जिया जाए सच के साथ जिया जाए, सही के साथ जिया जाए, लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए जिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो बात सही बनेगी। आप जो है जैसे जितने लोग आपको मिलते हैं सबसे पूछिए कि प्रेमचंद कितने लोगों के घर में रखा हुआ है, अब भगत सिंह कितने लोगों के घर में रखा हुआ है, राकेश मोहन कितने लोगों के घरों में रखा हुआ। ऐसे साहित्यकार हैं भारतीय जिनका नाम भी नहीं जानते लोग। हमने वो बुक्स लॉन्च की हैं ताकि हर घर तक बातें पहुंचे, हर युवा तक बातें पहुंचे और उस चीजों को पढ़ते हुए युवा बड़े हों, तब देश सुधरेगा। पिछले 15-20 साल से जब से मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, फोन का प्रचलन बढ़ा है, किताबें गायब हो गई, साहित्य गायब हो गया। तो दोबारा से साहित्य को लोगों की जिंदगी में पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और ये प्रयास करने में कहां जो है ये सब संवैधानिक है। संविधान हमारे को इजाजत देता है, कोई गैरकानूनी काम नहीं है। इसलिए हम समाज बदलने की बातें सोचते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। संवैधानिक तरीके से कोई भी आदमी अपनी आवाज उठा सकता है, गैरकानूनी काम तो हम कुछ भी करते ही नहीं। तो इसमें डर क्या है? ये बहुत ही अच्छी सीख आपने दी है कि अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले जमीन से जुड़े रहिए, और कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप अपने डर को आत्मविश्वास में बदलें। परिमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वाकई एक बहुत अच्छी बातें इस समय दर्शकों को सिखाई है। कहानी कामयाबी की में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।